strong. तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नए दिन में, नए ब्लॉग में। और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, और डीएमई एयरपोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ से मैं एक नई कंट्री जा रहा हूँ, आपको आगे चल के बताता हूँ। कुछ खा लेता हूँ पहले, ठीक है, चलिए। बहुत सारी वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी, और पेरिस में जाके देख सकते हो रशिया के सारे ब्लॉग। और अगर आप आपको अच्छे लगे लाइक कर देना, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और कंट्रीज़ के भी ब्लॉग आते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगे, लोकल से इंटरेक्शन होता रहेगा, सब दिखेगा आपको। ये आ गई एक शॉप, बट नो चिकन। तो ये मेरा खाओ रेडी हो गया है। लवाश या अर्मेनियन शॉप है, और यहाँ पे लवाश ले रहा हूँ मैं 170 का दिया इसने। 150 का बोला था, 400 क्या नहीं, आलू ऐड कर दिया। तो हाँ, यूट्यूब भाई साहब, ये लवाश मिला है इतना बड़ा, पेट भर जाएगा इससे। 170 का बढ़िया है। आलू रखा ऊपर, ये वेजिटेबल भरे हैं, और ये आलू भरे हैं। ये कहते हैं अर्मेनियन रोटी लवाश। तो यहाँ पे पेट्रोल का रेट ये है, आप देख सकते हो, 51 रुपये लीटर रूबल, 51 रुपये 73 पैसे। और 95, 92, 95, ये सब क्वालिटी है यहाँ पे। पेट्रोल की क्वालिटी इधर ये रेट लिखे हुए हैं सबके, 53 रुपये, 53 रूबल से लेके 51, 46, 50, ठीक है। लेकिन और चीज़ें यहाँ पे महंगी है, कुछ चीज़ें सस्ती है, कुछ चीज़ें महंगी हैं। खाना बहुत महंगा है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ 1.8 किलोमीटर पैदल फिर से, क्योंकि बस का वेट करूँगा तो टाइम ही निकल रहा है। इससे अच्छा तो मैं पहुँच ही जाऊँगा 10-20 मिनट में। 20 मिनट में बस आएगी, तो थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, क्या करें, ऐसे करना पड़ता है ट्रैवलर को। मौसम भी ठंडा है, पर थोड़ा सा अभी बारिश नहीं हो रही है, पानी हर जगह है। देख लो चारों तरफ, ये नज़ारा है, यहाँ चलना पड़ रहा है। और हाय, दिस इज कीरा, शी इज के हाय सर, नाइस टू मीट यू। ओके, In India. you have many Indian friends. From which city in India? I don't know because there's someone Okay. they don't speak too much, but they want to practice English. Huh? Practice English. Oh. That's all. You are just. Okay. तो गाइस, इस्तांबुल की फ़्लाइट है। मुझे यहाँ पे तुर्किश एयरलाइन पेगासस की मेरे को यहाँ पे अप्लाई नहीं करने दे रहे। पता नहीं क्यों, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं फिर भी बात ही नहीं कर रहे हैं। और रिटर्न टिकट भी है, पता नहीं क्या हो रहा है, और टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, रिटर्न में दे रहे हैं। कह रहे हैं अल्बानिया हमें एंट्री नहीं करने दे रहा। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर जा चुके हैं ऑलरेडी, इंडिया से भी और रशिया से भी। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखो पेगासस की एयरलाइन। तो भाई पेगासस में कभी मत जाना, इन्होंने बोर्डिंग मना कर दी है मेरी। तो जो गार्डर आए थे, बॉर्डर गार्डर अपने वो कह रहे थे बॉर्डर सिक्योरिटी वाले, तो लड़के आए थे, उन्होंने बात करी कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्या पता आप दूसरी यूरोप कंट्री भाग जाओगे, आपकी पहली कंट्री है। और मुझे रिफ़ंड टिकट की बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा रिफ़ंड की। तो गाइस हो गया ड्रामा, इन्होंने नहीं मुझे यहाँ से, बहुत मैंने कोशिश कर ली, इन्होंने मुझे नहीं करने दिया, जहाँ से जाने नहीं दिया। पेगासस की ये है पूरी काउंटर, चेक इन काउंटर। और बॉर्डर सिक्योरिटी से 2 लड़के आए हैं, वो कह रहे हैं ऑफिसर पता नहीं ऑफिसर थे, कौन थे पता नहीं। वो कहते हैं हम बॉर्डर सिक्योरिटी से हैं, और कह रहे हैं हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। नहीं माने यार वो, इन्होंने, मैंने कहा फिर अपना रिफ़ंड कर दो मेरे को, और क्या दिक्कत है, फिर रिफ़ंड कर दो। रिफ़ंड के लिए बात ही नहीं कर रहा कोई, या ना ये बात कर रहे, कह रहे हमें पता नहीं, कह रहे कॉल सेंटर बात करो। वहाँ एक काउंटर दिया यहाँ पे पेगासस 87 नंबर, वहाँ पे कह रही यहाँ से टिकट बाय करोगे तब रिफ़ंड की बात सोच सकते हैं हम। मैंने कहा ऑनलाइन किया करें, ऑनलाइन का हमें पता नहीं है। तो भाई सीधी 100 बात की एक बात है, इस्तांबुल को काटा मार दो, ये वीडियो इतना फैला दो, हमारे सारे भाइयों में जो भी आना चाह रहे हैं ना, अपना पैसा वेस्ट मत करो। 17,000 रुपये, तो कोई भी 17,000 रुपये अगर कम लगते हैं तो आप तुर्की एयरलाइन को करो ना, तुर्किश एयरलाइन को ट्राई मत करना। इनको लॉस होना चाहिए बहुत ज़्यादा, इनकी कोई कंट्री में इनकी मजबूरी में भी इनके वहाँ बैठो ना। बहुत अगर तुम्हारी
हिस्ट्री है तो भी शायद रोक लेंगे। ये है कि तुर्किश एयरलाइंस को मत फॉलो करो, कोई भी मत करना, तुर्किश कोई भी एयरलाइंस हो कोई भी मत करना, इनको लॉस होना चाहिए। इंडियन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि अगर इनसे इनका मार्जिन बनता होगा ना, अब नहीं बनेगा इनका, क्योंकि पैसे खा के ही है। और कितनी बड़ी धोखाधड़ी करी इन्होंने। चेक इन कर दिया मेरा, इन लड़कियों ने वहाँ पे जो बैठी हुई थी इन्होंने चेक इन कर दिया, पर मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया। चेक इन कर दिया इन्होंने मेरा। भाई चेक इन करने के बाद मैं कैंसिल भी नहीं कर सकता। अगर मान लो थोड़े पैसे भी वापस, आधे पैसे ही वापस मिल सकते थे तो मैं कैंसिल करता 3 घंटे पहले ही। थोड़े पैसे भी नहीं, मतलब मैं अपना चेक मैं कैंसिल भी नहीं कर पाया। मतलब कितनी इलीगल चीज़ सी बात है कि इन्होंने बोर्डिंग पास दिए बिना चेक इन कर दिया। और मेरे हो सकता है पैसे खाने के चक्कर में, और एक तो पैसे आ गए, दूसरी हो सकता है कि ये वही टिकट ये किसी और को बेच देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो भाई इतनी धांधलेबाजी चल रही है और इंडियंस के साथ तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। मत करना ट्राई। मैंने सुना था अल्बानिया नहीं आने दे रहे कुछ लोगों को, कुछ को कह रहे डिपोर्ट करेगा। डिपोर्ट का तुम थोड़ा छोड़ो, मैं वहाँ से अपनी टिकट बुक करा लूँगा, तुम मुझे यहाँ से कराओ। करने नहीं दिया उन्होंने। डॉक्यूमेंट मेरे सारे पूरे थे, ट्रैवल हिस्ट्री थी, बैंक स्टेटमेंट थी। बॉर्डर सिक्योरिटी वाले पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, तुमने इस्कॉन टेम्पल क्यों गए थे? मैंने कहा मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। कहते हैं स्पिरिचुअल पर्सन हो तो यही सोचो कि आप तुम्हारा ये दिन अच्छा नहीं था। मैंने कहा बैड डे तो बना ही दिया तुम लोगों ने। और हाथ में ला के चला गया, कह रहा कि नहीं तुम हो सकता है यूरोप भाग जाओ। मैंने कहा दूसरे लोग जो भागे हैं उनके चक्कर में हम क्यों फंस रहे हैं। मेरी एक आप लोगों से भाइयों, अगर आप लोगों को ये फील हो रहा है, अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा लेना। पर मेरे हिसाब से तुर्किश एयरलाइंस, इस्तानबुल एयरलाइंस, कांटा मार दो ज़िंदगी भर इनके से। और बहुत ही मजबूरी में आपकी लाइफ आपकी अच्छी होकर हिस्ट्री शायद आपको अलाउ कर दे, पर ये लोग पैसा खा के ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे दुबई में भी एक भाई के साथ हुआ था, मैंने सुना है। तो ये क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। बल्कि यूट्यूब चैनल भी दिखा दिया मैंने उनको, पता नहीं क्या चक्कर है यार। तो अब मैंने वो ट्राई कर लिया, 3 घंटे खड़ा हुआ, तो आधे घंटे मेरी फ़्लाइट भी जाने वाली। कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता, मुझे लगता नहीं होगा, तो हो जाएगा। कोई लगता नहीं हो कि यार चेक इन बोर्डिंग पास के लिए बोलते एकदम से नो कह रही हैं सारी बैठी हुई। नो नहीं यार, कहानी मूड इतना ख़राब हुआ है। मैंने फिर बैकअप प्लान रखा हुआ है। 3 दिन बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर है, तो मैं 3 दिन मेरी वापसी की, रशिया की वापसी की टिकट भी हो रखी है मेरी। लेकिन आप लोग अगर ये ऐसे फंस जाओ तो सोच लेना कि आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। मैं हमेशा बैकअप प्लान रखता हूँ, पर दुख बड़ा हो रहा है। और अब अभी मेरे 3 दिन रशिया के 2 दिन और बचे हैं, आज 4 है, 7 को एक्सपायर है, तो मैं फिर टिकट बुक करके निकलूँगा। तो दोस्तों ये है आज का ख़तरनाक एक्सपीरियंस जो मैंने सुना था, सोचा था होगा नहीं मेरे साथ, पर हो गया। जो सीन हुआ है ये भाई साहब मत हो तो किसी साथ बहुत अच्छा है। पैसे वेस्ट होते हैं हम बजट ट्रैवलर के। दूसरी चीज़ है जो मूड ख़राब होता है वो अलग होता है। मतलब सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर रखे हैं, उसके बाद भी मना कर रहा है वो। बेवकूफ़ इंसान। इनकी तो एयरलाइंस ही साली बंद हो जानी चाहिए, मैं तो कहता हूँ ख़त्म हो जानी चाहिए, बर्बाद हो जानी चाहिए लोग। ये जो ऐसे खामखा रोकते हैं ना ये लोग दूसरे का नहीं समझते कुछ, ये बर्बाद हो जानी चाहिए। ये लोग हमें रोक रहे हैं। अब मन से तो बदबू ही निकलेगी। और सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, उसके बाद भी सारी बातें फेल हो गई। जो चीज़ें हमारे पास प्रूफ है फिर भी सारी फ़ोटो खींच के ले गया मेरी, वो इसकी भी उसकी भी, मेरे सारे वो पासपोर्ट, वीज़ा, मेरे फ़ोन नंबर जिससे मैंने रशिया में बैठ के बात करी उसके भी फ़ोन नंबर ले लिए के लिए। क्या कर रहा है? वीडियो को इतना शेयर कर दो, लोगों को इतना शेयर कर दो कि लोग जो है ना समझ जाएँ आने वाले। अल्बानिया को इतना हलवा लेके मत आओ अब। और मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट हो सके तो ठीक है। इंडिया से कैसे फ्लाई हो रहा है मुझे नहीं पता, पर यहाँ से सब फ्लाई नहीं करने दिया मेरे को। पता नहीं क्या ड्रामा है। मेरे को लगता है इस्तानबुल वाले ही पंगा कर रहे हैं, इस्तानबुल एयरलाइंस वाले ही पंगे कर रहे हैं, दूसरी एयरलाइन पंगा नहीं करेगी मेरे ख्याल से। तो भाई लोगों आज इतना बुरा दिन निकला है। एक तो DME से एयरपोर्ट से उन्होंने अल्बानिया के लिए मेरे को मना कर दिया। दूसरा मूड जैसा ठीक कर रहा था मैं, अब हमारे इंडियन की वजह से ही है यार। जो लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं, कोई भाग रहा है। अब कोई अगर भाग रहा है इंडिया से तो उनके रिकॉर्ड में चढ़ जाता है वो हिसाब, अब दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। वही हमारे साथ हो रहा है। तो ऐसे मत करो यार। बाहर जाके कोई इतनी कमाई नहीं है। क्लीनिंग की जॉब मिलती है, ऐसे अच्छी नहीं। और डिग्री पे जाओगे तभी अच्छी जॉब मिलेगी, ऐसे बिना डिग्री के जाओगे तो जॉब भी अच्छी नहीं मिलने वाली। उसके बाद क्या हुआ, हॉस्टल आया यहाँ पे मॉस्को का, वापस यहीं आना पड़ा क्योंकि अब मेरे पास 2 दिन बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर है। तीसरे दिन तो मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी थी, मैंने करवा रखी थी रशिया के इंडिया की।
उसके बाद वहाँ से फिर मेट्रो से रखे मॉस्को के सिटी सेंटर तक आना पड़ा, 2 मेट्रो चेंज करके, ठीक है। बैग इतना उठा के उसके बाद जब बाहर निकल के कोई भी अगर आप हॉस्टल करते हो मेट्रो स्टेशन के पास तो कोई मिलता नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर होता ही है। फिर मैं पैदल चलते आया तो भाई हालत ख़राब होगी, सुबह से इतना लगेज लेके कमर की बैकबोन की वाट लगी हुई है मुझे। हॉस्टल आया, हॉस्टल वाली कहती है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके पास, रजिस्ट्रेशन दिखाओ। रजिस्ट्रेशन ये होता है कि जब हम किसी हॉस्टल में रहते हैं तो वो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन देता है आपको कि आप यहाँ पे रुके हो, रजिस्टर्ड हो जाते हो। और कोई हॉस्टल नहीं देता। तो अभी मैं इतनी सिटीज़ में घूमा हूँ, 1 महीने तुम रहे हो, 1 महीने का आसपास रहा हो तो उसका वो दिखाओ जितने 27 दिन रहे हो। मैंने कहा मैं अलग अलग सिटी में रहा हूँ तो मैं आपको कैसे दे दूँ और जगह का, क्योंकि और जगह का भी मेरे को किसी हॉस्टल ने दिया, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि पैसे बचते हैं ना इनके हॉस्टल्स की जो रजिस्टर्ड नहीं होते, या फिर Booking.com में तो सारे ही हैं आजकल, रजिस्टर कराने से कुछ कमीशन देना पड़ता है शायद गवर्नमेंट को, तो जो भी हिसाब है इनको वो बचाते हैं लोग पैसा अपना। तो कई हॉस्टल नहीं देते और कई हॉस्टल तब भी नहीं देते जब आप 1-2 दिन के लिए किसी हॉस्टल में रहोगे। अब सिटी में घूमना है तो आप 2-3 दिन से ऊपर किसी सिटी में शायद ही घूमोगे, फिर निकलोगे। कभी हॉस्टल अच्छा नहीं लगा तो दूसरा बुक करोगे। तो ऐसे हो के ना बड़ी दिक्कत हो गई। एक हॉस्टल में बुक मना किया, फिर दिमाग ख़राब, 6:30-6 बजे सब कुछ है। मैंने कहा माइग्रेशन सर्टिफिकेट और वीज़ा की कोई वैल्यू नहीं है क्या, खाली रजिस्ट्रेशन चाहिए। करी नहीं रजिस्ट्रेशन चाहिए, अटकी हुई रजिस्ट्रेशन में। दिमाग इतना ख़राब हो, गुस्से में वहाँ से बाहर निकला। फिर एक हॉस्टल में मैं गया, दूसरे हॉस्टल में, और उस हॉस्टल में जो है वो कह रही कि 1000 रुपये का रूम है, आपको लेना तो ले लो। मैंने कहा जहाँ 700 के 2 दिन के मिल रहे थे मुझे, अब 2000 के 2 दिन के देने पड़ रहे हैं। तो बड़ा मतलब वो लगा कि इतना महंगा सौदा हो गया, मतलब 3 गुना रेट बढ़ गया। मैंने फिर दूसरा हॉस्टल बुक किया, हॉस्टल का बुकिंग बेकार हो गई, कैंसिल करी। मैं कैंसिल तो नहीं करी, फिर मैंने 3 हॉस्टल देख लिए। मतलब दिमाग इतना ख़राब हुआ, मूड इतना ख़राब हुआ, मुझे लग रहा था सड़क पे ही सोना पड़ेगा। भाई ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ भी, क्योंकि हम लोग ट्रैवलर्स जो है ना, जो थोड़े दिन के लिए किसी सिटी में रहेंगे, हर बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। और यहाँ पे कोई हॉस्टल वाले इतने अड़ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे। अब कई लोग पता क्या यहाँ पे रह रहे हैं, जो वो स्टूडेंट हैं, मतलब रशिया की दूसरे पार्ट से आके रह रहे हैं, वो महीना 2-2 महीना 3-3 महीना रहते हैं एक जगह पे, उनका रजिस्टर्ड होता है। ये मुझे वही समझ रही थी, मैंने समझाया कितनी बार कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं कहीं सिटी में घूम चुका हूँ, और किसी हॉस्टल ने मुझे प्रोवाइड किया, किसी ने नहीं किया। मुझे तो चाहिए रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं होगा। मैं आई कैंट मूव इन आई कैंट मूव इन, ऐसे बोले जा रही। मतलब वो तो मैंने ट्रांसलेट यूज़ की। दिमाग इतना ख़राब हो गया ना, मतलब आज के दिन तो इतना गंदा हो गया। तो वहाँ से अल्बानिया वाला हिसाब हो जाता तो मैं 2-3 घंटे घूम के आता वहाँ से, वो सब फेल हो गई। फिर उसके बाद ये 3 हॉस्टल, ये मतलब फिर चौथा हॉस्टल मैंने बुक किया। मैंने कहा कोई आसपास का हॉस्टल देखता हूँ। फिर जाके एक हॉस्टल मिला मुझे यहीं पे, मेरे कहीं सुबह लवाश ही खाया था, उसके बाद तो कुछ खाया नहीं मैंने। यही होता है यार, हम लोगों के साथ ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। आप ना हर कंडीशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। सर्दी इतनी है, लगेज इतना है, और सामने वाला बंदा, मैं सोचा 1.5 किलोमीटर चल के आया हूँ, हॉस्टल में जाके बैग पटकूँगा, अपना आराम करूँगा, सारा वही प्लानिंग फेल हो गई। चौथा हॉस्टल बुक किया एक यहाँ पर, मैंने मन में बड़ा ऊपर वाले को याद किया कि रजिस्ट्रेशन ना मांगे भाई। अब मेरी हिम्मत नहीं है कहीं किसी और हॉस्टल में धक्के खाने की, क्योंकि इतने ठंड में और इतने लगेज लेके, और सुबह से आपका मूड इतना ख़राब है और आपकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी है कि सोचो आप घर में होंगे ना, तो आप कहीं ऐसा कहीं फंस जाता है बंदा अपने घर पे इंडिया में कहीं, तो बंदा सोचता है अपने घर जाके अपना फेंकूँगा बैग और सोऊंगा, आराम से लेट जाऊँगा अपना बेड पे, अपना कमर सीधी करनी है। यहाँ तो वाला हिसाब ही नहीं है। तो वो थैंक गॉड ये हॉस्टल मिल गया, बहुत लाख ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद है। वहाँ भी थोड़ी गड़बड़ हुई। वहाँ क्या गड़बड़ हुई, मतलब पहले जिस वाले बेड मिला मुझे, उस बेड में वहाँ स्विच है, वो चार्जिंग वाला पोर्ट ख़राब है। फिर उसने दूसरा बेड दिया, मैंने कहा उसका तो स्विच उखड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने उसको वो किया, मैंने कहा ये दूसरा बेड दे दो, लेडी सही थी, तो उसने मुझे दूसरा बेड दिया, कहती ये वाले में शिफ्ट हो जाओ। अब मैंने कहा वो सॉकेट तो सही लगा हुआ था, जब ऑन किया तो वो चल ही नहीं रहा। मैंने कहा लो, और अंदर इतनी सफोकेशन थी। एक बंदा तो सही था, उसने खिड़की खोल दी। मैंने कहा अच्छा भाई तूने अच्छा किया, किर्गिस्तान से था वो बंदा। मैंने कहा चलो तेरे को भी फील हो रहा है भैया सफोकेशन, क्योंकि 12-12 बंदों का बेड होता है ना, तो आप इतनी हवाड़ हो जाती है वहाँ पे। हवाड़ कहते हैं उसे, सफोकेशन कहते हैं। और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड समझ लो, इतनी अंदर घुसती ना, ऐसे लगेगा कि आपको सांस ही नहीं आएगी, ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे हॉस्टल में होता है भाई। हॉस्टल में कोई अच्छा मिल जाएगा, कोई नहीं मिलेगा आपको, कहीं वेंटिलेशन मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अब सर्दी में वेंटिलेशन भी क्या करेगा, कहीं खिड़की खोलते हैं, 4 बंदे कहेंगे खोलो, 4 बंदे कहेंगे नहीं खोलो। सबके अपने अपने है ना, किसी को सर्दी लगती है, किसी को उसी में गुजारा हो रहा है। पिछले हॉस्टल तो मेरी एक बार किसी से बहस भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ये चीज़ हो गई भाई। उसके बाद इस बंदी ने मुझे तीसरा रूम उसमें लेके गए।
वहाँ मुझे एक रूम ऊपर वाला दे दिया, बेड दे दिया, वहाँ सॉकेट भी चल रहा है, वहाँ एसी भी लगा हुआ है, वेंटिलेशन भी है, एसी चला रखा है भाई साहब, ठंडा ठंड लग रखी है, मतलब 2 कंबल पड़े हैं तो दोनों लपेट लूँगा। तो हर जगह दिक्कत है, कहीं बहुत गर्मी है तो कहीं बहुत सर्दी है, कहीं बहुत सफोकेशन है, कहीं बहुत ठंडक है। तो ये आज सीन हुआ है मेरे साथ। अगर आप आओ तो आप ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके आना, और जो अब भी आ रहे हो भाई, और इंडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, भागो मत वहाँ से, कोई भी रोक के जो जा रहे हो मत जाओ ऐसे। हम लोगों जेन्युइन लोगों का मतलब मामला ख़राब हो रहा है इसमें। बाकी शेयर कर देना लोगों को कि ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं कि हो क्या रहा है एक्चुअली रशिया में लोग अच्छे हैं पर ऑफिशियल्स जो हैं वो बहुत बेकार है। अब वो बहुत बेकार क्यों है मैं वो कहानी दोबारा से बताऊँगा बाद में। मेरे पास सब कुछ था, डॉक्यूमेंट सब कुछ पूरे थे, ठीक है। कह रहे यार तुम यूरोप भाग सकते हो, सीधा बोल रहा है। मैंने कहा भाई यूरोप भागना होता तो मैं 27 दिन यहाँ रह के वेट कर रहा होता मैं भागने की। कुछ नहीं पल्ले भाई, नए भर्तियाँ हो रखी हैं इमिग्रेशन में भी है भाई, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, कितनों को रोका, सारी फ़ोटो खींच ली है। लगता है न्यू ज्वाइनिंग थी, अभी सही से काम नहीं आता, लॉजिकली बातें कर रहा है बंदा। मुझसे देख रहा कि रशिया में कितने लोगों को मिलते हो, कितने लोगों के नंबर सेव हैं। भाई ये रशिया में एंट्री करने में पूछी जाती है बातें, ये रशिया से बाहर निकलने में क्या कर लूँगा मैं, रशिया तो छोड़ ही रहा हूँ मैं। कुछ समझ में आई बात? मेरे तो पढ़ने नहीं पड़ी भाई, कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग लेके आए, समझ में नहीं आई वो ट्रेनिंग। मतलब दूसरे को मतलब क्रिटिसाइज नीचे करने वाली बातें हो गई हैं, सामने वाला बंदा आगे ना बढ़े बस। और इनका भी इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है कि किसी को रीड कर पाएँ कि कौन बंदा सही है कौन बंदा गलत है। इतने अंदर क्वालिटी नहीं है यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर में, जो न्यू ज्वाइनिंग जो है यही लगे मेरे को। इतना माइंड नहीं है तो मैं तुम्हें जज नहीं करना आता लोगों को। रिटर्न टिकट थी है, और 27 दिन बाद मैं भागूँगा वहाँ से। भागने वाला रशिया से पहले क्यों नहीं भागा भाई पहले, और मैं वहाँ से बड़ी बात मैं फ़्लाइट से भागूँगा, तो लैंड बॉर्डर से नहीं भागूँगा। क्या बेवकूफ़ वाली बातें हैं, आई स्टूपिड लॉजिक। चलो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय। मूड बड़ा ख़राब है आज, तो कुछ सब्जी वब्जी कुछ खा पी लूँगा।